और आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के जोगिंद्रनगर शहर में। और हम आपको बता दें आज जिस शख्स से हम मिलने जा रहे हैं, हम आपको सबसे पहले बता दें कि कैप्टन लेखराज शर्मा जी, जो कि MA PhD जो है वो है, और ज्योतिषीचार्य में जिनको गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो स्वर्ण पदक उनको मिला हुआ है। और अभी हम उनके यहाँ पे ऑफिस में मौजूद हैं और बात करेंगे जिस तरह से उनके यहाँ अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो अभी मुझे लगता है कि उनके यहाँ पे सलाहकार हैं, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। सर, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। पंडित जी अभी बिजी हैं कि क्या है? हमारी अपॉइंटमेंट थी। क्या काम किया आपको? थोड़ा सा हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनका, और जो चंद्रयान 3 भारत से लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा है हमारी कि उससे थोड़ा पता करें, बात करें उसके बारे में। आइए बैठिए, आप आ जाइए। चलिए, तो अभी हमारी अपॉइंटमेंट है और हम बात भी करेंगे उनसे, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेकर ही आप अंदर जा सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तो जिस तरह से आप देखिए साइड में कि कितने सारे जो उनको पदक हैं, स्वर्ण पदक हैं, इस तरह से मिले हुए हैं। बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, हम आपको बता दें, और बड़े बड़े नेता अभिनेता भी उनसे मिलने के लिए जो है अपॉइंटमेंट लेते हैं। और आज हमारे साथ वो मौजूद रहेंगे और स्पेशली बातचीत हम उनसे करेंगे। तो चलिए, अभी हम उनके पास पहुंच चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में सर आपका। नमस्कार, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास आए। आज पंडित जी आपके पास आने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि पंडित लेखराज शर्मा जी जो हैं वो विश्व विख्यात हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं और विश्व भर में सबसे जाने माने, अगर आप इनको गूगल में भी सर्च करेंगे तो इन्हीं का नाम आएगा। और ये आज हमारी खुशकिस्मती है और जोगिंद्रनगर वालों की कि ये जोगिंद्रनगर में ही है और जोगिंद्रनगर से ही है। हम आपको बता दें कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो चंद्रयान 3 जो भारत ने, जो इसरो ने लॉन्च किया 14 जुलाई को, और वो 23 अगस्त को जो है वो चंद्रलोक में पहुंच जाता है, उसके बारे में आज हमारी विशेषकर बातचीत रहने वाली है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारा एक सवाल भी रहेगा, क्योंकि चंद्र जो है वो नक्षत्र के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से देखें तो एक ग्रह है, और आज जो है भारत जो है और इसके साथ 3 अन्य देश है जो कि वहाँ पे पहुँचे, और दक्षिण जो क्षेत्र है, अगर दक्षिणी कोना है, वहाँ भारत भी पहुँचा है और भारत पहला देश बना है जहाँ पे पहुँचा हुआ है। आप क्या राय रखती हैं अपनी इस बारे में? सबसे पहले मैं भारतवर्ष और अपने देशवासियों को, 140 करोड़ जनता है, उनको, इसरो की टीम को बधाई देता हूँ कि जो हम वेदों में पढ़ते थे, जो हम पुराणों में पढ़ते थे, चंद्रमा को देवता मानते हैं और मानते भी थे, आज भी मानते हैं। और एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। 9 ग्रहों में चंद्रमा का दूसरा स्थान है, सूर्य का पहला स्थान है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, प्लूटो है, नेपच्यून है, ये नए ग्रह हैं, इनका वर्णन आता है। ज्योतिष शास्त्र वेदों में चंद्रमा को मन कहा गया है, चंद्रमा मन सो जाता है। और चंद्रमा का जो ऊपर पहुंच गए हैं, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो ये भेजा है, तो ये बातें जो जा करके वहां पर खोज कर रहे हैं, बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी चालक के, बिना किसी पायलट के, इसका वर्णन जो है तो वेदों और पुराणों में बहुत पहले से था। आज भी हमारे ग्रंथ उसके जागृत प्रमाण हैं। और ये जो भारतीय वेद या पुराण जो हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा तक जाने का प्रयास किया है, संभल गए हैं। अभी तो उसमें लोग नहीं गए, आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह पहले गए थे, और पहले विमान का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। लेकिन सारी प्रेरणा जो तो भारतवर्ष के वेदों और पुराणों से मिली है, तभी जाकर के वो गए हैं। आज हम जब ग्रहों को पढ़ते हैं ज्योतिष में, तो चंद्रमा का तत्व जल बताते हैं। आज हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि चंद्रमा में जल है या नहीं है, लेकिन चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा इंसान का मन है, अधास्त्री देवी उसकी उमा है, और चंद्रमा का तत्व जल है। जब चंद्रमा को जल मानते हैं, सूर्य को आग मानते हैं, मंगल को भूमि मानते हैं, तो इसका मतलब है ऊपर जल भी होगा।
चल भी होगा। यहीं से पंडित जी हम आपसे एक सवाल भी लेते हैं। सवाल लेने से पहले हम बता दें कि जिस तरह से जो इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी, उन्होंने भी कुछ इस तरह का वर्णन किया था कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं या हमारे जो ग्रंथ है उसमें इन चीज़ों का वर्णन पहले से ही था कि इस तरह से कोई यान बनेगा जो बिना पायलट के, आपने बताया कि वो चलेगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है कि क्या चंद्रलोक में, तो वहाँ पे क्या जीवन संभव है आने वाले समय में? अगर बात करें कि क्या वहाँ पे कोई व्यक्ति हमारे जैसे मनुष्य, मानव या कोई भी इस तरीके का जीव वहाँ पे जो है वो आने वाले समय में रहेगा या उसको स्थापित किया जाएगा मानव के द्वारा? देखिए, पुरातन जो विमान कला या शिल्पकार या मिस्त्री या फोरमैन या इंजीनियर या लोहार से लेकर के ब्रह्मा बहुत बड़े इंजीनियर हुए, विश्वकर्मा बहुत बड़े इंजीनियर हुए। तो हमारे आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब वो इस प्रकार के विमान ऊपर भेजते थे, उन्होंने कल्पना की थी, तो उसको बचने से, शत्रुओं से बचने के लिए, मान लो चंद्रमा में पहले ही लोग हो, चंद्रमा में कुछ लोग रह रहे हो, कुछ बस्तियां हो वहाँ पर, तो उनसे निपटने के लिए क्या क्या उपाय होंगे, क्या हमारे पास हथियार होंगे, उसका वर्णन भी है। तो आप जो बोल रहे हैं, जो प्लेनेट है, पृथ्वी एक ग्रह है, अब इसको बोलते हैं कि ब्रह्मांड का एक टुकड़ा होगा, ठंडा हो गया, यहाँ पर आ गया, चंद्रमा ऊपर लटक गया। तो पृथ्वी में जल है, पहाड़ है, डस्ट है, मिट्टी है, इसी प्रकार चंद्रमा में भी है। अगर ब्रह्मांड में हम देखें तो एक स्थान पर भयंकर गर्मी होगी और एक जगह पर कितनी सर्दी होगी, बर्फ फैले होंगे। यही दक्षिणी ध्रुव जो है ये बिल्कुल भरा हुआ है, किस चीज़ से? स्नो से, बर्फ से। बर्फ जब होगा तो जल होगा, जल से ही बर्फ बना, जल जम गया होगा, वो ही होगा। लेकिन समय के अनुसार हम बॉर्डर में जाते हैं, लेह लद्दाख सियाचिन में जाते हैं, मैं सेना से रहा हूँ तभी बता रहा हूँ, तो वहाँ के वातावरण के लिए, यहाँ के वातावरण के लिए हम जब जाते थे हाई एल्टीट्यूड में, तो हमें 3 दिन का वहाँ रेस्ट करना पड़ता, क्लाइमेट चेंज करना पड़ता था। तो ऊपर पृथ्वी भी है, मतलब जमीन भी है, भूमि भी है, गड्ढे भी है और पानी भी होगा। तो अगर वहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन कम है तो उस जगह पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये एल्यूमिनियम, ये जितने जो पदार्थ हैं, ये इनका सब का वर्णन ज्योतिष ग्रंथों में, वेदों में दिया गया है। तो ये चीज़ें ऊपर भी मिलेगी और वहाँ पर जीवन भी चल पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात पंडित जी ने कह डाली है कि वहाँ जीवन भी जो है वो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो, जिस तरह से इन्होंने बर्फ की बात कही है, और वहाँ पे बर्फ जो है पानी से ही बनता है, ये तो साइंटिफिक बात भी है। अगर पंडित जी बात करें इस, जिस तरह से बात की यान को उड़ाने की या चलाने की, आपने कहा कि बिना पायलट से यान उड़ते, और जो हमारे महाभारत और रामायण युग में जो है इसके वर्णन मिलते हैं, तो एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसका कोई ग्रंथ भी बना है, इसके बारे में उसका उल्लेख मिला हो वहाँ पे? देखिए, ये प्रेरणा भारतीयों को मिली या विदेशियों को मिली। हम चलते हैं, हमारा एक प्रचलित ग्रंथ है रामायण। रामायण 3-4 लोगों ने, कवियों ने लिखी है। गोविंद रामायण है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, और आदि ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण को हम देखें तो वाल्मीकि रामायण का जो पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान का वर्णन आता है। पुष्पक विमान आबाल वृद्ध प्रसिद्ध एवं लोक विदित है, सब लोग बोलते हैं हाँ भाई पुष्पक विमान था। हम इसको उड़न खटोला भी कहते थे। पुष्पक विमान का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, बिना पायलट के जा रहा है। और महाराजा भोज के सम्रांगण सूत्रधार में भी ग्रंथ में एक ऐसे विमान का वर्णन है जो पारे से उड़ जाएगा, जो गैस से उड़ जाएगा। ऐसे विमान का वर्णन भी है जो कि सूर्य की शक्ति, सोलर से चल पड़ेगा। ये हमारे वैज्ञानिकों को कहाँ से चीज़ें मिली, इसका आधार जो है हमारे ग्रंथ है। तो आज जो विमान गया उसमें कितना डीजल है, कितना पेट्रोल है, क्या सौर ऊर्जा से ऊपर काम हो रहा है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, न्यार्क जिसको बोलते हैं यहाँ पर, है ना। तो 15 दिन का हमारा एक पक्ष और 15 दिन का दूसरा पक्ष,
और चंद्रमा में 15 दिन का एक दिन और 15 दिन की एक रात। वही बात, ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग आप न्यूज दे रहे हैं इस वक्त। जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, 15 दिन के बाद चंद्रमा आगे चला जाए। चंद्रमा घटता भी है, बढ़ता भी है। जो चीज घटती है, बढ़ती है, जो जीव पैदा होता है, जन्म लेता है, बढ़ता है, फलता फूलता है। जो वृक्ष है वो भी जीवधारी है। जब वो जमीन में उसका बीज डाला जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता भी है, और एक अवस्था ऐसी जो घटता भी है, बूढ़ा हो जाता है, उसके पैर गिर जाते। तो चंद्रमा में भी ऐसा है, घटना बढ़ना चंद्रमा की कला है। तो पुष्पक विमान और दूसरे जो है पुरातन कला परंपरा के अनुसार ये जो आज ऊपर यान जा रहे हैं, अभी गगनयान जाने वाला है। सूर्य कितना गर्म है, हनुमान जी ने भी वहां पर प्रयत्न किया जाने का, सहस्र योजन पर भानु है। तो वहां भाई कितने लाख, 15 लाख कितना वो दूरी है यहाँ से। ये दूरी का वर्णन तो हमारे पुराणों में है कि चंद्रमा इतना दूर है, सूर्य इतना दूर है, मंगल इतनी दूर है। देखिए बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट जो है आज अभी तक इसकी खोज कर पा रहे हैं, और हमारे धर्म शास्त्रों में जो है इसका वर्णन सदियों, हजारों, सैकड़ों, करोड़ों साल पहले ही जो है इसका जो था वो महात्माओं, साधु लोगों ने इसका जो है वर्णन कर दिया था। अगर बात करें इस तरह की पंडित जी, अगर वहाँ पे आपने कहा कि जीवन हो सकता है और लोग वहाँ पे आने वाले समय में बसेंगे, हम एक प्रश्न यहाँ से लेते हैं, क्योंकि आप आचार्य हैं, ज्योतिष का ज्ञान आप रखते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर वहाँ पे जीवन शुरू हो जाता है मानो, तो धरती में जो है इसका आने वाले क्या कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? क्या मानव को कोई इसका नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा? क्योंकि ये ग्रह की बात है, और जो चंद्र ग्रह, जिस तरह मैं सुना है कि कुंडलियों में जो है चंद्र की दशा भी आती है, तो इसमें कोई प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है लोगों के जीवन में? देखिए, हम जितनी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनको हम देवता मानते हैं। गाय को हम देवता मानते हैं, पीपल को हम ब्रह्मा मानते हैं, बड़ की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं। वनस्पतियों का और कृषि शास्त्र का ज्योतिष शास्त्र के साथ बड़ा संबंध है। विमान की जब हम कल्पना करते हैं तो विमान की गतियां और मार्ग, विमान क्या भूमि के नीचे जाएगा? बी का मतलब है पक्षी, मान का मतलब है उसकी चाल। पक्षियों से तो सीखा कि विमान कैसे चलेगा, विमान जिसको कहते हैं। तो विमान की गतियां और मार्ग, मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। चालन, कंपन, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वपतन, अधोगमन और मंडल राशि, चक्र गति, धूम गति, विचित्र गति, अनुमोल गति, दक्षिण गति, वाम गति, विलोम गति और प्रमुख गतियां, ये तो यान की होती है। चाहे रॉकेट हो उसको बोलो, कहाँ को मोड़ना है, बाएं में जाना है, दाहिने में जाना है, और उसमें रोबोट लगे हैं चाहे कुछ लगे हैं। अगर लैंडर से लग हुआ रोजर तो जमीन में उसने टाइम देखा, टेम्परेचर देखी, उससे बाहर हुआ और वो चलना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर जो दिमाग है वो दिमाग है जो ऋषि मुनियों का होता था। यहाँ पर कोई संत बैठा है, ऋषि बैठा, कोई आदमी गया, वो बोलते हैं आ जाओ, उसका नाम बुलाएगा, उसके परिवार की बात बता देगा, सब कुछ बता। वही रोबोट में आजकल ऊपर जा रहा है, जो सेंसर लगे हुए हैं। आगे गड्ढा है, वो गड्ढे से कैसे उधर जाएगा उसको पता है। देखो, ये बातें शास्त्र के अनुसार है। आप रामायण में ले लो, रामचरितमानस में ले लो, कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी पिला रहा था एक मटके, घड़े या लोटे से, तो जब पानी नदी से लोटे या गड़बे में भरा जाता तो गड़क की आवाज आती है। तो राजा दशरथ के पास ऐसा शब्द वेदी बाण था जो आज दुनिया की किसी भी फौज के पास नहीं है। कि वहां पर थोड़ी सी आहट हुई, टैंक चल रहा है, हवाई जहाज जा रहा है, यहां से स्विच दबाया और गोली वहां पर लगी। ऐसा कोई नहीं है, जो कि रामचरितमानस में है। तो अगर वहां पर जीने का वातावरण नहीं है, फिर भी साइंस के पास
वेदों पुराणों के पास वो ज्ञान है कि जहाँ उष्ण भूमि है, जहाँ कुछ उपजता नहीं है, जहाँ पर रेत ही रेत है, वहाँ पर सैंड जैसी रेत होगी। और उसका वर्णन ग्रंथों में लिखा है। मैं अगर आप पढ़ाऊँ तो आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है। उसमें लिखा है चंद्रमा में जो डस्ट होगी वो पतली होगी, सीमेंट जैसी, वो धंस भी सकती है। लेकिन वहाँ पर पानी की व्यवस्था करना, H2 का फार्मूला है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलान करके जो पानी बनता है, वो जब वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं ऊपर भारतवासी, तो भारतवासी वहाँ पर जल भी पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़ी जी सकते हैं। बहुत बड़ी बात करी है। और जिस तरह से सूरज के लिए जो अब हमारा जैसे जिस तरह से यान आपने बात करी है वो भी जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। क्या वो सही तरीके से सफल होगा या नहीं होगा? अगर उसका नाम गगनयान है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, कल ही देख रहे कि 2 सितंबर में उसको लॉन्च कर रहे हैं, हरिकोटा से 2 सितंबर को लॉन्च कर रहे हैं। टाइम भी उन्होंने दिया है और टाइम भी उसका ठीक है। अब जो भी सूर्य के पास गया, शास्त्रों के अनुसार सूर्य की इतनी गर्मी है कि उसको जलना पड़ा है और वापस आना पड़ा है। लेकिन पुराणों में भी वही बात आई है जो मैं आपको बता रहा था कि शत्रुओं से बचने के लिए या इतनी गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आपको पहले क्लाइमेटेशन करना पड़ेगा। एक जगह गए, वहाँ रुके, वहाँ से उसका जायज़ा लिया, फिर अगली बार अगले स्टेशन में गए, वहाँ देखा, उसका जायज़ा लिया, फिर तीसरी स्टेज में सूर्य के नज़दीक वहाँ का वातावरण है। सूर्य तो बोलते हैं उसका तत्व तो आग है, आग तो जला देगा, लेकिन उस आग को काबू करने के लिए या हमारे शरीर के अंदर अगर मानव भेजना है तो उसके लिए बर्दाश्त करने के लिए कोई यंत्र शक्ति होनी चाहिए, कोई मंत्र शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, हनुमान जी तो निकल गए थे। तो ये इसका मतलब है कि वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। हाँ, लेकिन वहाँ पर जीवन मुझे नहीं लगता। सूर्य प्राणोधिष्ठाता जो सबको प्राण देने वाला है, हैं, हम उसका प्राण लेने जाए, उसको छीनना जाए तो थोड़ी उसमें दिक्कतें आएगी। लेकिन आपका कहने का मतलब यह है कि सफलता जरूर हाथ लगेगी वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं क्या कह सकता हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, किसी दल का नहीं हूँ, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने पैसे का प्रावधान किया और ये सब कुछ हुआ। लेकिन बाकी जो है ये सफलता असफलता ये सब विधि के हाथ है। ये मौसम, ये क्लाइमेट, ये ग्रहों को काबू करना, ग्रहों के उपाय दिए गए हैं ज्योतिष में, छोटे मोटे उपाय दिए गए हैं, ये भी बड़ी बात है। पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जिस प्रकार चंद्रयान को भेजा गया, जगह जगह हवन यज्ञ हुए, तो गगनयान के लिए भी ऐसे हवन यज्ञ किया जाए जो हमारे पुराणों के मंत्रों के अनुसार है, तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। पंडित लेखराज शर्मा जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने इस तरह से बात की कि ऐसे ऐसे प्लेन आएंगे जो बिना किसी पायलट से उड़ेंगे, हमने पहले भी बात की, जिक्र किया इसके बारे में हमने आपसे जाना था कि कौन सा कोई ग्रंथ इसके बारे में छपा हो या आपके पास वो हो, आप दिखा सकें कि वो कौन सा ग्रंथ है। हाँ, पुराणों में है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, थोड़ा थोड़ा चारों वेदों में आता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण है, उपनिषदों में वर्णन आता है, आकाश के ऊपर हम कैसे जा सकते हैं, आकाश से हम अपना संबंध कैसे रख सकते हैं, उड़न तस्त्री का है, उल्का पिंड का है, पूछल तारों का है, सब वर्णन आता है ग्रहों का। तो उसके लिए तो ये जब विमान अभी चले भी थे, जब सुना था कि पक्षी उड़ते हैं, जब खोजे, तब उसमें महर्षि भारद्वाज जी ने, जो भारद्वाज गोत्र महर्षि भारद्वाज ने उसमें एक ग्रंथ की रचना की थी, बृहद विमान शास्त्र। जैसे आयुर्वेद शास्त्र है, जैसे पतंजलि का योग शास्त्र है, और उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र है। तो ये जो शास्त्र हैं हमारे, उनके अनुसार जो है उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप दिखाएं, क्योंकि
बिल्कुल सही बोला पंडित जी ने, क्योंकि ये पहले से ही है, सदियों से है, हजारों लाखों सालों से है जी। महर्षि भारद्वाज प्रणीत बृहत विमान शास्त्र देख रहे हैं। तो इसमें बुतल से विद्युत से भी चलेंगे, वायु से भी चलेंगे, वर्षा में शब्द से भी चलेंगे। आने वाला समय शब्द यास बोला, जा भाई तू सूर्य को देख करके आ, भेज दिया, यहाँ से लॉन्च कर दिया। यहाँ पर भी साइंस पहुंचेगा। और ये उल्का पिंड है, उल्का के बारे में है, यहाँ कहीं उल्का है। पुच्छल तारे जो मैं आपको बोलता है, ग्रह तारों की कक्षा में, अंतरिक्ष में संधियों से होने वाले आघातों से रक्षा करना भी यंत्र विधान है। हम शत्रु से इसमें दिया गया है। और अगर हम इसका और देखते हैं तो उसका वन ए देख लीजिए। ये जो उदाहरण है, वेद सब सत्य विद्यों का पुस्तक तथा विमान विद्या का स्थान पर वेदों में वर्णन है। और क्या प्रमाण हो सकता है? बिल्कुल, ये लाइव प्रमाण आपको दिया। और ये सारा ग्रंथ जो है किस दिशा में कैसे भेजना है, कब भेजना है, मुहूर्त भी इसमें सारे। देखिए हमारी कितनी अगर बात करें, हमारे जो ग्रंथ हैं या हमारी सनातन की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। और इसका जीता जागता प्रमाण ये जो ग्रंथ इन्होंने पंडित जी ने बताया है वो बहुत बड़ी बात है। और ये भारत की एक ऐसी धरोहर है जो विश्व भर के लिए आज एक जिस तरह से साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च जो है पहले ही हो चुकी है इसके बारे में, क्योंकि क्या होने वाला है ये इस ग्रंथ में ऑलरेडी वो भी चीजें बताई गई हैं। एक चीज आप और ध्यान देंगे, अंत में इस ग्रंथ की अंग्रेजी व्याख्या के बारे में कहना चाहूंगा। यद्यपि इस व्याख्या में कर्ता का पता नहीं चलता, किसने लिखा क्या नहीं है। विमान शास्त्र के प्राप्तकर्ता पंडित सुब्राय शास्त्री ने इसकी एक टीका लिखी है, पर जो अंग्रेजी में वर्णन आता है चंद्रमा के बारे में, अंग्रेजी व्याख्या में कृतिक वज्र की निर्माण सामग्री में श्वेत मृतिका मिट्टी। भाई चंद्र में जब जाएंगे तो व्हाइट मड क्या होता है? कीचड़, मिट्टी है। तो व्हाइट मड होगा जिसे हमें क्ले भी कहते हैं, और सीमेंट जैसा होगा है। ये वर्णन आप देख सकते हैं। और ये जब चंद्रमा बोले ऊपर क्या होगा, क्या डस्ट है, क्या पृथ्वी है, तो ये देखो क्ले जैसी, सीमेंट जैसे क्ले। तो ये हमारे ग्रंथ हैं, लेकिन दुर्भाग्य भारतवर्ष का है। हमारी संस्कृति, हमारा ज्योतिष, हमारा आयुर्वेद, हमारा मंत्र शास्त्र, और हिमाचल जैसा प्रदेश जहाँ पर ज्योतिष का कभी डंका बजता था, आज हिमाचल का अपना कोई संस्कृत विश्वविद्यालय भी नहीं है। सोचिए आप, बहुत बड़ी बात कही है। और एक चीज़ हम यहीं से थोड़ा सा लेना चाहें, जिस तरह से आपसे सवाल भी लेंगे छोटा सा, कि पंडित जी जिस तरह से आजकल लोगों में जो है ये जो शास्त्रार्थ है वो नहीं रहा, कि लोगों को नहीं पता कि हमारे धर्मशास्त्र कौन कौन से हैं या हमें क्या सीखना चाहिए इससे, या स्कूलों में इस तरह की एजुकेशन सिस्टम कहें हम, वो थोड़ा परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, कि उसमें ऐसी कोई पद्धति, शिक्षा प्रणाली हमारी नहीं है जिसमें हमारे वेदों पुराणों के बारे में सही ढंग से बताया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर में हमारे खबरखास टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो खबरखास मैं तो चाहता हूँ कि आपका ये चैनल भारतवर्ष के कोने कोने में जो भारतवासी हैं, चाहे वो बोधी है, चाहे वो मोमडन है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को ना भूले। और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो अंग्रेज़ों के आने पर भी नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह जला दिया गया, आज इसकी खोज की जाए, कुछ पांडुलिपि निकाली जाए, और ज्योतिष विद्या को एक प्रोत्साहन दिया जाए। इसरो में, नासा में, जहाँ पर दूसरे इंजीनियर हैं वहाँ पर भी अच्छे अच्छे विद्वान और ज्योतिषी रखे जाएं, ताकि उनकी मदद से हमें ज़्यादा सहयोग मिले, हेल्प मिले। तो धन्यवाद आपका, और भगवान करे आपके चैनल और आप लोगों को सफलता मिले, और हमारी संस्कृति को आप इसी प्रकार बढ़ाते रहे। हमारे जितने ऋषि मुनि, चाहे भारद्वाज रहे, चाहे सोनकर रहे, चाहे आर्यभट्ट रहे, सब जो है तो एक विशेष वैज्ञानिक रहे हैं, खोजी रहे हैं। उन्होंने कुछ न कुछ हम लोगों को दिया है। हम उनका आदर करें, रिस्पेक्ट करें, और इस ज्योतिष शास्त्र को बढ़ाएं, और जो पाखंड चला हुआ है ज्योतिष के नाम पर, उसको भी हम ख़त्म करें। आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहूँगा कि आप लोगों के पास जाओ। रोजी रोटी का ये बहुत अच्छा है,
पंडित का ही काम करेगा, दूसरा काम यहाँ देवताओं को भी पूजा पाठ ब्राह्मणों से ही कराना पड़ता था। आज ब्राह्मणों के बारे में या हमारी संस्कृति के बारे में कोई बोलता है तो हमें दुख होता है। और आप समाज सुधारक भी हैं, मीडिया से बड़ा सुधार होता है, तो आप इस विद्या को और हमारी भारतीय विद्या को बढ़ाएं। धन्यवाद। शुक्रिया। और आखिरी में हम बताना चाहेंगे, ये थे पंडित लेखराज शर्मा जी, जिनकी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, विश्व भर से लोग इन्हें जानते हैं और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इनके पास अपनी हस्तरेखा को जो है वो दिखाने आते हैं, अपने जो आने वाले समय में जो है भविष्य की जानकारी लेने आते हैं। लेकिन जानकारी इन्होंने इतनी दी है, इसरो के बारे में बताया और चंद्रयान 3 की जो एक सफलतापूर्वक लैंडिंग जो है भारत ने करी है उसके बारे में बताया। और उसके साथ साथ ही जो अब हमारा जो 2 तारीख को जो यहाँ से अगर हम कहें गगनयान जो लॉन्च होने वाला है सूरज की तरफ, तो वहाँ भी सफलता हमें मिलने वाली है। इशारा कुछ इस तरह है। और चंद्रलोक की बात करें तो वहाँ भी आने वाले समय में जो है धरती की तरह ही शायद जीवन वहाँ पे बच सकता है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।